वेलकम टू अनीस सर ऑफिशियल। आज हम सब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दूसरा पार्ट देखते हैं, है ना। पिछली वीडियो में हम सब मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्पीड स्पीड में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ चुके हैं। अभी आज पढ़ेंगे हम सब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, और आगे देखते हैं जितना आगे तक हो पाता है। आइए अभी हम देखते हैं एवरेज, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। जो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसका ये बड़ा स्पेशल पार्ट है, एवरेज स्पीड। अच्छा, सबसे पहली बात है कि हम एवरेज किसका निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर आप उसका एवरेज निकालते हैं तो जो किसी पर्टिकुलर एक इंटरवल में स्पीड आएगी बॉडी का, वही सारे इंटरवल में रह जाता है। तो आप अगर एवरेज निकालो या किसी एक पार्ट का निकालो, बात बराबर है। जैसे इसको आप ऐसे समझो, अगर ये डेफिनेशन आप सबको याद हो, है ना, कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर आप यहाँ का एवरेज निकालोगे, यहाँ का स्पीड निकालोगे तो कितना आएगा? s/t, है ना। और अगर टोटल आप निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही एवरेज का डेफिनेशन भी है, रेशियो होता है ना टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का। यहाँ भी निकालोगे, देखो 3s डिवाइडेड बाय 3t, ये सब कट गया, क्या निकल के आया? s/t ही आया। तो बात यह है कि कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड अगर हो बॉडी का तो उसका एवरेज निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो हम किसका निकालेंगे एवरेज स्पीड? हम एवरेज स्पीड निकालेंगे ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात दिमाग में रखना है। एवरेज किसका होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, तब एवरेज निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात अगर डेफिनेशन की करें, डेफिनेशन का तो सिंपल सा कि जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered by the body, covered by the body to the total time taken, इसी को हम सब बोलेंगे इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें, देखिए मान लेते हैं यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस, यहां से यहां तक का, यहां से दो तीन इंटरवल बना लेते हैं। ए से बी तक का मान लेते हैं डिस्टेंस S1। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म है तो ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंट डिस्टेंस लेना है। कभी कभी सेम भी होगा, लेकिन आपको अभी के लिए थ्योरेटिकली सारे डिस्टेंस डिफरेंट दिखा देते हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस S1, इसके आगे S2, इसके आगे S3, और टाइम मान लो लग गया T1, T2, T3। मतलब यहाँ क्या क्या गिवन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ गिवन है डिस्टेंस और टाइम, है ना। यहाँ क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस और टाइम गिवन है। तो इस बात के लिए अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो पहले तो इसी को चीज को लिख देते हैं कि अगर हम एवरेज स्पीड लिखेंगे तो ये होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हो गया। और अगर इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो एवरेज स्पीड का एक बड़ा प्यारा नोटेशन बनता है, वो इस तरीके से है, ऐसे, है ना। काफी नोटेशन है, लेकिन इसमें अपना एक अप्रोच है सोचने का, एक थिंकिंग अप्रोच है इसका। अगर आप देखो तो ये भी बीच में है, और इधर से ग्रेटर देन और इधर से लेस देन का सिंबल है ना। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी आप मान लो ढेर सारे नंबर्स है, उसका आप एवरेज निकालते हो, तो जो भी एवरेज आएगा वो सबसे जो छोटा वाला नंबर होगा, कुछ नंबर से वो बड़ा आएगा, और जो बड़ा वाला नंबर है कुछ नंबर से वो छोटा आएगा। इसलिए हम ऐसा सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए ऐसे, मान लो अगर हम कुछ भी दे दें, ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज निकालने के लिए बोले तो एवरेज कितना आएगा इसका? ऐसे 3 4 5, एवरेज कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
अब ये 3 देखो इधर वाले कुछ नंबर से बड़ा है और इधर वाले कुछ नंबर से क्या है, छोटा है, तो इसलिए ये सिंबल एवरेज में इस्तेमाल होता है। और भी है, आप इसके ऊपर v के ऊपर ऐसे डैश बार लगा दें, ये भी क्या है, ये भी एवरेज स्पीड को, अगर नहीं कुछ याद रहा तो v ऐसे बेस में एवरेज आप लिख देना तो भी हो जाएगा, है ना। काफी नोटेशन है, हम फिलहाल के लिए ये वाला लेके चलते हैं। ओके, अब देखिए इस हिसाब से हम क्या लिख दें, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माने s1 प्लस s2 प्लस s3 और डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। अच्छा और भी होता है, लेकिन ज्यादातर सवाल जो एवरेज का है ना वो 3 इंटरवल में निपट जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ये हो गया। अच्छा ये सिर्फ तब है जब क्या गिवन है, डिस्टेंस और टाइम गिवन है। कभी कभार डिस्टेंस टाइम नहीं होगा, उसके लिए भी देख लीजिए, है ना। देखिए अगर मान लो डिस्टेंस टाइम की जगह डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, डिस्टेंस है ना स्पीड आर गिवन, अगर ऐसा कुछ हो जाए तब एवरेज कैसे निकालो। अच्छा इसमें हम ज्यादा खींच नहीं रहे हैं, 2 ही इंटरवल लेके बता देते हैं। ठीक, क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। मान लेते हैं यहाँ से ए से बी तक का जो डिस्टेंस है s1 है, बी से सी तक का s2 है, और इधर नीचे जो टाइम है, जो स्पीड है वो v1 है, v2 है। चलो एक इंटरवल और ले ही लेते हैं, है ना। ये मान लो सी से डी तक का s3 है और स्पीड इसमें कितना है, v3 है। अब इसमें क्या क्या गिवन है, अब जनरल फॉर्मूला तो यही है, s1 मतलब जनरल फॉर्मूला तो यही है कि डिस्टेंस गिवन और टाइम गिवन है ना, s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन अब यहाँ तो है नहीं, s1 s2 s3 तो दिखा, लेकिन t1 t2 t3 नहीं दिखा। क्या करोगे, आपको चेंज करने आना चाहिए। कैसे, देखिए हम सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ क्या मिसिंग है, डिस्टेंस तो दिख रहा है ना, डिस्टेंस है तो टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। तो टाइम का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए निकाल सकते हो आप। t1 निकाल सकते हो s1 बाई v1 करके, t2 निकाल सकते हो s2 बाई v2 करके, और इसी तरह से t3 निकाल सकते हो s3 बाई v3 करके। मतलब इस फॉर्मेट में अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो एवरेज स्पीड का तो क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय t1 के जगह s1 बाई v1, t2 के जगह s2 बाई v2, t3 के जगह s3 बाई v3। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इफ डिस्टेंस एंड स्पीड आर गिवन, करेक्ट। अच्छा और भी कुछ चेंजेस हम इसमें देख लेते हैं। देखिए इस 3 क्वांटिटी में, 3 क्वांटिटी मतलब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन 3 में से कोई 2 दे देगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। मान लो डिस्टेंस टाइम हो गया, डिस्टेंस स्पीड हो गया। अब मान लो आपको स्पीड और टाइम गिवन हो, है ना, स्पीड और टाइम गिवन हो, तब क्या करेंगे, हम इसी पे चेंज कर दिए, या हम लिख दे रहे हैं इफ स्पीड एंड टाइम आर गिवन। तब क्या करोगे, देखो स्पीड मान लेते हैं v1 v2 v3, टाइम हो t1 t2 t3। तो अब क्या करें, यहाँ पे फिर से वही चीज देखिए फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू s बाई टी। क्या गिवन नहीं है, फॉर्मूले में मेन फॉर्मूला आपका ये है ना, ये वाला। तो आपको s1 s2 s3 उसके अंदर नहीं दिख रहा है, t1 t2 t3 है, मतलब कहीं से s1 s2 s3 का जुगाड़ करना पड़ेगा, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से s इक्वल टू क्या लिखोगे, तो vt। अब इसी तरह से आप s1 लिखना तो v1 t1, s2 लिखना v2 t2, और सिमिलरली S3 लिखना V3 T3। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से इसी फॉर्मूले में सब कुछ रख देते हैं, तो देखिए एवरेज स्पीड का क्या निकल जाएगा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस तो है, मतलब इसमें डिस्टेंस तो है नहीं, इसकी जगह से यही सब रिप्लेस कर देते हैं। S1 की जगह पे V1 T1, S2 की जगह पे V2 T2, और S3 की जगह पे V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3।
तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो भी गिवन रहे, कोई भी दो क्वांटिटी, डिस्टेंस टाइम गिवन हो सकता है, डिस्टेंस स्पीड गिवन हो सकता है, स्पीड और टाइम गिवन हो सकता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल, तो आपको इस तरह से चेंज करके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना लेना है, या अभी एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बाद में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ठीक, अच्छा, कुछ इसमें स्पेशल केसेस भी है ना, उसको देख लेते हैं, मिटा दे रहे हैं सब, कुछ स्पेशल केस का फॉर्मूला, और ये सब कुछ भी नया नहीं है, ये सब 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। देखिएगा, स्पेशल केस क्या है, कभी कभार हम राउंड ट्रिप की बात करते हैं ना, जैसे अगर आप घर से स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से वापस, हम एक दूसरा बना देते हैं, हालांकि उसी रास्ते पे आप आएंगे, स्कूल से वापस आप घर को आते हैं, ये इस केस में क्या होता, देखो दो डिस्टेंस है, जाने वाले को S1 और आने वाले को अगर S2 लिखते हैं, तो समझो एक बात, यहाँ क्या है, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही होगा, अगर आपने पाथ नहीं बदला है तो, अब मान लो आप गए किसी रास्ते से, आ रहे हैं किसी दूसरे रास्ते से घूम के, तब तो पाथ बदल जाएगा, डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप सेम पाथ फॉलो करते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस आते हैं, तो डिस्टेंस S1 और S2 इस केस में बराबर हो जाएगा, हम दोनों को S लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर घर से स्कूल 5 किलोमीटर है, तो सेम रास्ते से अगर आप वापस आओगे स्कूल से घर, तो भी 5 किलोमीटर ही होगा, ऐसा तो नहीं कि 50 किलोमीटर हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा। ओके, आप इस बात को ध्यान से देखिए, अगर जाते समय आपका स्पीड v1 है और लौटते समय आपका स्पीड v2 है, ठीक है, अब अगर इस हिसाब से आपको पूछ दिया जाए तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एवरेज स्पीड का अभी तुरंत इस्तेमाल किए थे, v इक्वल टू, दो इंटरवल है तो दो ही लेंगे, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय, अभी तुरंत इस्तेमाल किए भी है, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2, है ना, एक और था उसमें S3 V3 था, अभी के लिए इतना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या इक्वल है, यहाँ S1 और S2 दोनों इक्वल है, हम इसको S लिख दिए हैं, ला के इसमें रख देंगे, तो S प्लस S, अच्छा मेरा S 5 की तरह दिखेगा तो परेशान मत होना, ठीक, S बाई V1 और यहाँ पे S बाई V2, इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, हम इधर कैलकुलेट कर देते हैं, S इंटू एस, सॉरी S प्लस S 2S डिवाइडेड बाई, इसमें S कॉमन करेंगे, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, है ना, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल के कितना आएगा 2, और नीचे हो जाएगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, इसको जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, नीचे V1 V2 और यहाँ हो जाएगा V2 प्लस V1, ऊपर पहले से 2 है, तो इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये भी किसका फॉर्मूला है, एवरेज का, कब, जब हम राउंड ट्रिप की बात करते हैं, या फिर दो डिस्टेंस अगर बराबर चल रहे हैं ना, पहले मान लो हाफ चल लिए कुछ V1 से, नेक्स्ट हाफ चल लिए V2 से, राउंड ट्रिप भी हो सकता है, और एक ही डायरेक्शन में आप बराबर बराबर दो डिस्टेंस चल सकते हैं अलग अलग स्पीड से, तो भी ये भी है, एक और डायग्राम हम यहाँ पे अटैच कर दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका A से B तक का डिस्टेंस S है, इसके आगे का डिस्टेंस भी S है, S माने सेम है, ठीक है, और इन दोनों में आप इसको आप यही समझ लो कि फर्स्ट हाफ इतना चले, सेकेंड हाफ इतना चले, और इसके स्पीड V1 A से B तक और B से C तक स्पीड V2, तो भी यही सेम चीज करना है, ठीक। अच्छा, एक केस और है, क्या है एक केस, कि मान लो आप टाइम को दो पार्ट में बांट दे रहे हैं ना, कि स्पीड मान लो V1 V2 है, दो अलग अलग इंटरवल के लिए, लेकिन टाइम सेम लग रहा है, ए से बी तक जाने में भी टी लग रहा है और बी से सी तक जाने में भी टी लग रहा है। अब क्या करोगे आप, फिर से वही चीज, वी और टी के फॉर्मेट पे आप अभी फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़े हैं V1 T1 प्लस V2 T2, एक और था तो V3 T3 कर दिए थे, है ना, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। इसमें जब आप T1 और T2 की वैल्यू सेम रखोगे, मतलब T1 को भी T लिख देते हैं और T2 को भी T लिख देते हैं, तो क्या बनेगा, V1 इंटू टी
प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2t। ऊपर में अगर आप t कॉमन ले लो तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, टी से टी कैंसिल। यहाँ से एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, यहाँ जो निकल के आया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो निकल के आ गया V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। इतना कुछ हो सकता है एवरेज स्पीड पढ़ते समय, है ना। चलिए इसके बाद आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये जो बच्चे 9th में वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी कारगर है ना, और 11th में तो है ही। चलिए तो हम सब कितने फॉर्मूले पढ़ लिए एवरेज स्पीड के, देख लीजिए। मेन तो यही है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। अच्छा इतना ही नहीं है, और भी हो सकता है ना, तो हम इसको ऐसे छोड़ दिए। दूसरा क्या पढ़े एवरेज स्पीड का, कि अगर डिस्टेंस और स्पीड गिवन है तो S1 प्लस S2 प्लस S3 कहाँ तक, S1 बाय V1, S2 बाय V2, S3 बाय V3, जहाँ तक जाना जाते रहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद तीसरा V1 T1, V2 T2, V3 T3 और डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस जहाँ तक जाते रहिए, ठीक है। ये हो गया। कुछ स्पेशल केस पढ़े थे कि अगर S1 S2 बराबर हो जाए तो इस केस के लिए जो फॉर्मूला बना एवरेज स्पीड का वो क्या था, वो है 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। एक और कि अगर टाइम बराबर हो जाए दो इंटरवल के लिए, है ना, तब क्या करना है, इस केस के लिए एवरेज स्पीड इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2। इतने फॉर्मूले एवरेज स्पीड के हमने पढ़ लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब आप सब समझते हैं कि किसी भी बॉडी का अगर स्पीड की बात करें तो वो दो तरह का स्पीड हो सकता है, या तो वो यूनिफॉर्म हो सकता है या तो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। आप सब बाइक चलाते होंगे, है ना, तो आपको उसमें दिखता होगा कि एग्जैक्टली कुछ फिक्स स्पीड नहीं रहता, आपका वो जो हैंड होता है, जो कांटा होता है गाड़ी का, वो जो स्पीडोमीटर का, ऐसे ऐसे हिलते हुए दिखेगा। इसका मतलब क्या है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ और है, थोड़ी देर में बदल भी सकता है ना। तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी का जो स्पीड होता है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको आप ऐसे समझें, मान लो कोई बॉडी ए से बी तक गई, पाथ कुछ भी हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पहले हम टाइम कंसीडर करते हैं, डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, और बॉडी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ए बी, और यहाँ कोई पॉइंट है मान लेते हैं सी पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा अगर हम इंस्टेंट की बात करें, ठीक है, तो इंस्टेंट हम किसको बोल रहे हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम को। किसको, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम को। ये टाइम क्या है, ये वेरी वेरी स्मॉल टाइम है बट नॉट इन्फिनिटली स्मॉल। ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम। इसको इन्फिनिटली स्मॉल कैसे बनाएंगे। अच्छा एक बात और समझो कि यहां से यहां तक का टाइम कितना है, टी। एक छोटे से पार्ट के लिए टाइम कितना माने हैं, डेल्टा टी। अगर इसको और छोटा किया जाए, है ना, और छोटा किया जाए मतलब ये जो डेल्टा टी है इस पर एक लिमिट लगा दें कि डेल्टा टी क्या है, इतना छोटा हो जाए कि जीरो को अप्रोच करे, जीरो के इक्वल नहीं हो जाए, जीरो को अप्रोच करे। यही चीज बनता है डी टी। dt का मतलब इन्फिनिटली स्मॉल टाइम। कैसे बना, पहले तो टाइम को छोटा करते गए करते गए करते गए, क्या निकल के आया, डेल्टा टी। और छोटा कर दिए तो क्या हो गया, dt। लिखने का तरीका है ये, ठीक है। और इसी तरह से डिस्टेंस, अगर a से b तक का डिस्टेंस कितना है, s है, इसको छोटा करते गए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा s हो जाएगा। और अगर और छोटा कर दें, जैसे इंस्टेंट हुआ ना, उसी तरह से अगर इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस की बात करें, इन्फिनिटली स्मॉल, क्योंकि आप खुद समझो ना, अगर ज़्यादा टाइम मिला तो आप ज़्यादा डिस्टेंस चले, अगर बहुत कम टाइम मिले तो बहुत छोटा डिस्टेंस चलोगे। अगर इन्फिनिटली स्मॉल टाइम मिले तो इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस चलोगे। तो इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस का मतलब भी उसी तरह से छोटा डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस है वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस।
और अगर हम इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस की बात करें तो फिर से वही लिमिट लगा दीजिए, इसको 0 से अप्रोच करा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ds। बात समझ आई? इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, इसके डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, बस इस बात को समझो। फिर से समझा देते हैं। ए से बी तक का टाइम कितना लगा, t, डिस्टेंस कितना है, s। इसको अगर छोटा करें एक छोटे से पार्ट के लिए तो डिस्टेंस कितना, डेल्टा s, छोटा टाइम डेल्टा t, मतलब वेरी वेरी स्मॉल टाइम। अगर और छोटा करें तो इसको 0 से अप्रोच करा दिए तो इसको क्या लिखते हैं, dt। डिस्टेंस को क्या लिखते हैं 0 से अप्रोच कराने के बाद, ds। इतना बात आ गया समझ में? अब क्योंकि हम स्पीड लिख रहे हैं, और कैसा स्पीड लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख रहे हैं, तो सबसे पहले स्पीड को क्या लिखेंगे, हम स्पीड को लिख देते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, छोटा स्पीड है ना, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और अगर इसमें हम लिमिट लगा दें, किस पे, अच्छा इसमें आपको लिमिट डिस्टेंस पे नहीं लगाना है, टाइम पे लगा देना है। अगर टाइम इतना छोटा हो जाए तो डिस्टेंस ही कम चलेंगे, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये क्या लिखाएगा, डेल्टा एस को अगर 0 से अप्रोच किए थे तो क्या निकल के आया था, ds। और डेल्टा टी को जब 0 से अप्रोच कराए तो क्या निकल के आया, dt। यही आपका हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसको हम इन जनरल भी ही लिखेंगे, ठीक है, अभी के लिए लिख दिए। अब डेफिनेशन पे आते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, क्या लिखें, द स्पीड ऑफ द बॉडी at a certain instant of time, at a certain instant of time, इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल है। और जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लेते हैं, आप देख लो इसको ds बाई डी टी, जैसे आप डिफरेंशिएशन में लिखते हैं ना dy बाई डी एक्स, तो यहां से आपको कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। फिलहाल के लिए ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, कम से कम x का पावर n रहे तो क्या करेंगे, कुछ ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, इन सब का ऐसे आपका एक पीछे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कम से कम फॉर्मूला का एक सीरीज बना हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अवेलेबल है हमारे चैनल पे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। बाकी अगर सवाल, एक सवाल देख लेते हैं आप छोटा मोटा। अगर मान लो कभी ऐसा लिखा रहे कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस तरह से वैरी करता है 2t³ प्लस 3t प्लस 4, ऐसे ही कुछ हम ले रहे हैं, है ना, तो आपको बताना है कि आप बताओ स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा। अच्छा, इंस्टेंटेनियस समझ में कैसे आएगा, अगर कभी आपको दो टाइम गिवन रहे, ठीक है, कि मान लो दूसरे सेकंड से लेके चौथे सेकंड तक अगर दो इंटरवल गिवन रहे तो आप समझ लो एवरेज निकालना है। और किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछ दे कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, ऐसा कुछ दे दे, एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड, ऐसा कुछ दे दे, तो इसका मतलब वो क्या है, इंस्टेंटेनियस। दो टाइम के बीच में पूछ रहा है, दो इंटरवल के बीच में पूछ रहा है टाइम का, तो एवरेज। और अगर किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको बोल दिया कि स्पीड बताओ एट टी इक्वल टू, हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 ले लेते हैं, 2 सेकेंड, क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप जानते हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या लिखा गया है, यहाँ पे देख लेना, इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखा गया है डेल्टा एस बाई डेल्टा, सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखा गया है ds बाई डी टी। तो आप क्या करोगे, v निकालने के लिए करोगे सबसे पहले ds बाई डी टी, जिनको आता है कैलकुलस समझ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 2 को बाहर कर देंगे और इसका करेंगे t³ का डिफरेंशिएशन dt। धीरे धीरे आप लोग डायरेक्ट करना शुरू कर देना, 3 dt बाई डी टी प्लस d4 बाई 4, d4 बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में, ये निकल के आ जाएगा 2 3 इंटू टी स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। तो देखो, जब इसमें आप t की वैल्यू रखोगे, यानी ये t इक्वल टू 2 सेकेंड, v इक्वल टू क्या लिखोगे, ये तो v की वैल्यू आई है ना, तो 2 इंटू 3 6 इंटू टी स्क्वायर, तो t की जगह पर रख देते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, बाकी तो 0 हो गया। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 छक्का 24 प्लस 3 27 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, बॉडी का
टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस तरह से काम करेंगे, है ना। वेलोसिटी, इसमें नया कुछ नहीं है। अगर आप स्पीड समझते हैं तो वेलोसिटी आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा, वेलोसिटी किसके लिए लिखा जाता है? अगर बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ पे चल रहा हो, मतलब बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो, डिस्टेंस नहीं, टेढ़ा वाला नहीं, सीधा यूनिक डायरेक्शन में। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है s और मान लो टाइम लगा t, अब जानते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके ऊपर एरो लगा दिए, है ना। अच्छा, अगर आप मैथमेटिकली पहले इस चीज को समझो, सर हाउ फास्ट हाउ स्लो सब तो बात कर चुके हैं, उसके दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। किसके किसके बीच में कहानी चल रही? टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अच्छा, टाइम को क्या लिखे हैं t, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख रहे हैं s। अगर हम बोले कि यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा तो इसी को आप क्या बोलोगे? s बाई टी, यही हमारा स्पीड है। तो सिंपल हम लिख देते हैं, जहां डिस्टेंस लिख रहे थे वहां डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। और फिर से यूनिट टाइम का मतलब वही है, कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, कुछ भी जिस तरह से आपको गिवन रहे उस हिसाब से आप देखा। आर दिया हुआ है तो 1 आवर आपके लिए यूनिट टाइम हो जाएगा। मिनट में अगर टाइम है तो 1 मिनट, हालांकि ऐसा यूनिट के लिहाज से आपके लिए 1 सेकेंड। तो जहां आप यूनिट टाइम लिख रहे हो वहां पे आप 1 सेकेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर एसआई यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी बॉडी का, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और इसको सिंपल हम लिखते हैं s डिवाइडेड बाय t। ठीक है, ये आपका, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो लगा देते हैं। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। अब थोड़ा सा अगर आपको, एक दिन हम डायग्राम वगैरह बना रहे थे, कुछ अगर याद हो, बॉडी के पोजीशन की बात हम कर रहे थे कि अगर मान लो पहले बॉडी इस पोजीशन पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया, इसका अपना पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ का पोजीशन को अगर हम R1 लिख देते हैं, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर को आगे बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर को अगर हम R2 लिखते हैं, ये डिस्टेंस को अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, सिंपली हम इसको डेल्टा आर लिखते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर वेक्टर थोड़ा बहुत आपको मालूम है, ऐसे तो हम आगे बताएंगे भी, चलो ठीक है। फिलहाल के लिए आप हेड टेल समझते हो, ये देखो इसका हेड इसके टेल से मैच कर गया और ये इसका रिजल्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू R2। अच्छा, पोजीशन वेक्टर से ज़्यादा परेशान ना हो, उस दिन बताए है ना, क्या था कि अगर हम किसी बॉडी का लोकेशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं तो उसका क्या है? पोजीशन। अब इस पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को, ये जो लाइन है इसके तरफ इशारा कर रहा है वेक्टर को, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक है पोजीशन बताने वाले, जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम हम क्या रख दिया? R1। बी का बताने वाले के लिए R2। आप चाहो तो RA RB भी लिख सकते हो। यहां से जब आप डेल्टा आर निकालोगे तो निकल के क्या आएगा? R2 माइनस R1। ये क्या है? अब ये बताने के पीछे सिर्फ इतना सा मकसद है कि ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या बना है? ये पोजीशन वेक्टर का चेंज है, तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या चेंज इन पोजीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभार आपको अगर इस तरह से दिख जाए, डेल्टा आर बाई टी, या इस तरीके से दिख जाए R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो ये सब के सब एक ही चीज है। इसके बारे में कुछ जरूरी बात, अब क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है ना, इसी तरह से, तो अगर हम इसका SI यूनिट लिखें तो SI यूनिट क्या बनेगा? ऊपर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम मेजर करेंगे मीटर में,
और नीचे टाइम जिसको कि हम मेजर करेंगे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन वही जो स्पीड का था, LT-1। अच्छा, कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दिया जाता है, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। थोड़ा सा फर्क लेके चलते हैं इसमें। लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या कर देते हैं इसमें, MLT को लिखना जरूरी है, ठीक है। मास ने m का पावर 0, बाकी है LT-1। तो कुछ ना छूटता है जिसमें जिसमें कुछ नहीं छूटता, वो क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और जिसमें सिर्फ उसी क्वांटिटी की बात करेंगे जो है अवेलेबल इसमें, तो ये हो गया आपका डायमेंशन। हालांकि इसको भी डायमेंशन नहीं बोलते हैं, यहाँ पे डायमेंशन अगर स्पीड का पूछा जाए तो डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का 1 और टाइम का -1। चलिए, ये कुछ हो गया। एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इधर लिख देते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक। वेलोसिटी के भी दो पार्ट होते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ हम एरो भूल गए थे, अभी लगा दिए हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी अगर होगी तो आप उस पर एरो जरूर लगाएं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम कहानी चलेगा। वहां पे क्या था, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस चल रहा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते थे क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे बस डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, सेम लिख दे रहे हैं ना, एस एस एस, तो ये क्या हो गया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। और सब जगह टी 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 लिख दिया तो क्या हो गया, इक्वल टाइम। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कर दीजिए इसमें, और टाइम को सेम रहने दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट S1, S2, इधर S3, और टाइम T1, सॉरी टाइम को सेम रख देते हैं, T और T। ये हो गया। इसमें हमने लिखा रहे हैं, सर बोल दे रहे हैं, ये क्या है, अगर बॉडी चलेगी क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी का वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट चलती है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बॉडी का वेलोसिटी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर ग्राफ की बात करें, यहाँ पे वही जो यूनिफॉर्म स्पीड में बनाए थे, बस फर्क ये है, इधर टाइम लेके एक्स एक्सिस के तरफ, वाई एक्सिस के तरफ हम लिए थे डिस्टेंस को, लेकिन अब लेंगे वाई एक्सिस के तरफ डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, जो कि होगा मीटर में। तो ये किस चीज़ को बताएगा, ये बताएगा ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। और यहाँ उसी तरीके से अगर ऐसा कुछ ग्राफ मिल जाए आपको, ऐसा मिल जाए, पिछली बार भी बनाया है ना, कुछ भी ऐसा मिल जाए, सडन चेंज वाला मिल जाए, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, ठीक है। ये सारे ग्राफ जो आपको दिख रहे हैं, और ये कौन सा ग्राफ है, ये जितने ग्राफ हैं सब के सब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। टाइम किधर लिया है, टाइम लिया है एक्स एक्सिस के अलोंग, और डिस्प्लेसमेंट किधर लिया, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा, जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एवरेज निकाले थे, उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम सब एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, नोटेशन में कोई खास फर्क हम नहीं रखते हैं, वही बस खाली
v के जगह v के ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, इसमें भी वही चीज, इसमें क्या है, अगर बॉडी अलग अलग इंटरवल के लिए है ना, t1 के लिए डिस्प्लेसमेंट, t2 के लिए डिस्प्लेसमेंट s2, t3 के लिए डिस्प्लेसमेंट s3, अगर ऐसा कुछ चले तो बस जैसे स्पीड में करते थे वही चीज लगाएंगे। बस यहाँ एक संभावना ये होती है कि कभी कभी बॉडी उल्टी डायरेक्शन में भी आ जाए, तो हाँ आपको वेक्टोरियली थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितना उल्टा डायरेक्शन में चलेगा उसको सब्सट्रैक्ट करना है, ना कि ऐड कर देना है। फॉर्मूला वही रहेगा, ये भी रेशियो है, वहां क्या लिखे थे, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये क्या बना था, एवरेज स्पीड। तो यहां सिंपल हम लिख देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा लगाते हैं, यहाँ पे डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ डेल्टा इसका क्या मतलब है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यही है। r2 यहाँ पे क्या है, r2 है फाइनल पोजीशन, है ना, फाइनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन वेक्टर है। और r1 क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। आपको एक बात याद रखना है इसमें, कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। तो इसी तरह से वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे, है ना। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन, है ना। कहीं से भी कहीं घूम के आ रही है बॉडी, ठीक है। क्या है ये एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वहां क्या लिखते थे, टोटल डिस्टेंस, यहां क्या लिख रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। डेल्टा एस रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, r2 माइनस r1 वही है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कोई दिक्कत नहीं, इसी पे हम आपका इंस्टेंटेनियस कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात अगर करें तो सिंपल सी बात है कि यहां से यहां तक चला होगा तो बॉडी का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट s है, टाइम t है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है s, और टाइम मान लो लग गया यहाँ से यहाँ तक जाने में t। तो अगर एक छोटा सा पार्ट हम कंसीडर करेंगे, है ना, छोटा सा पार्ट अगर हम कंसीडर करेंगे तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा s, और टाइम कितना लगेगा, डेल्टा t। अगर इसको और फर्दर आप छोटा करते जाओ, है ना, जो आपका एवरेज वेलोसिटी है, इसी पे अगर आप लिमिट अप्लाई कर दो, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, और इसी पे अगर आप लिमिट अप्लाई कर दो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इन्फिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और नीचे बन जाएगा इन्फिनिटली स्मॉल टाइम। यही है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। आप ये याद रखिएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, बस यहाँ पे एरो लगा देना ऊपर ताकि फर्क दिखे। चलिए काफी कुछ है, ठीक है। आगे पढ़ने को, आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा और फ्री फॉल। बाकी एक क्लास हम थोड़ा सा ग्राफ पे देंगे जब मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कर लेंगे तब, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सबका वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।